नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कशन करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दो पार्ट में करेंगे। बिल्कुल, एक पार्ट में 1 से लेकर के 20 प्रश्न करेंगे एंड दूसरे पार्ट में 20 से लेकर के 40 प्रश्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि इसके पहले टीडीई पर लगभग 3-4 सेशन हम लोग ले चुके हैं, जिसमें से किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन। इस तरीके से ऑलरेडी हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस की सीरीज कर ली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे इसमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, कंसेप्ट है जो लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कोई टॉपिक छूटे ना, इसलिए हम लोग मोस्ट जो पॉसिबल या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उनको लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो आप सभी। फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है, टेलीग्राम के इस लिंक से जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है पीडीएफ। जो भी लाइव सेशन हम लोग करते हैं, कई बार मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, लाइव सेशन का कोई प्लानिंग ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम के इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगी, वरना आप खुद भी अपने टेलीग्राम पर गैनडा बाय शेफाली सर्च करके जुड़ सकते हैं। अगर इनकेस मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो गैनडा बाय शेफाली पे सर्च करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगी। अगर डायरेक्टली जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बाकी और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको देख लो, यूट्यूब का एंड बाकी सारा लिंक्स। और बताते चले कि यहाँ पे जो प्लेलिस्ट वाला ये जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी सारी जो कंप्लीट सीरीज है। इसके पहले जो हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कशन किया है, फिर चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रिसर्च एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो पीडीई की क्लासेस हो या हायर एजुकेशन की क्लासेस हो, सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, सॉरी सारी जो सीरीज है, सेशन है, वो कहाँ मिलेंगे? यहाँ प्लेलिस्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करा दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीडीई और हायर एजुकेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो हर एक प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। साथ ही जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो वो भी अपलोड हम लोग इंडिविजुअल लिस्ट में करते हैं। जैसे आज हम लोगों ने 4 बजे लाइव सेशन किया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस सेशन में जुड़े हुए थे 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे। तो उसमें हम लोगों ने लगभग 35 से 40 रैंडम रैपिड फायर क्वेश्चंस किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग कितने 13 क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 13 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, मतलब 8 तो मिनिमम आते ही आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने 35-40 क्वेश्चन रैंडम रैपिड फायर मोड में किया था। 2 थ्योरी भी हमने पढ़ी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लर्निंग की या एजुकेशन की, और जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, दोनों हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, उसको देख लेना। सभी को वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग है और सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इस आज वाले सेशन को जरूर से शेयर करिए। आप लोग कोई भी सेशन क्या करिए तो फ्रेंड्स को बुला लिया करिए। आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है या जो भी आप लोगों का ग्रुप है, उनमें भी शेयर करिए। उनको उनको साथ सब लोग एक कलेक्टिव स्टडी करिए, ग्रुप ग्रुप स्टडी करिए, ठीक है। आप लोग भी आंसर करिए, देखिए, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में यहाँ बैठे हुए हो, आपकी तैयारी कितनी पकी है ये आपको पता चल जाएगा। यही सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में भी आपको मिलने वाले हैं। आप जिस क्लास में बैठोगे 40-50 बच्चे उस क्लास में आपके बैठेंगे, या डिपेंडिंग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो आपके साथ में यहाँ अगर 40 लोग बैठे हुए ऑनलाइन ना, तो यही आपको वहां भी मिलेंगे। तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उनके कंपैरिजन में आपको पता चलेगा। और लोगों के जब आंसर सही होंगे, आपके गड़बड़ होंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी यहाँ यहाँ कमी है, आपको इस पे काम करना है। और लोगों के अगर मुताबिक आपके आंसर सही है तो आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर कर दो आज वाला सेशन एंड ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और आंसर दो। हाँ, ए हैबिटेट इज व्हाट? एक आवाज क्या है? एक समुदाय द्वारा बसा हुआ क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा, पौधों और जानवरों द्वारा बसा हुआ एक विशेष क्षेत्र, या एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या। अगर आपने पीडी वाला सेशन किया है, जिसके पहले मैंने आई थिंक कल ही तो लिया था दिन में, वो अगर सेशन आपने लिया है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। आउट ऑफ 20 आप सभी के कितने सही बने ये भी मुझे बताना। फटाफट से सभी लोग के आंसर आ जाए। चलो ठीक है।
बहुत ज्यादा वक्त नहीं दूंगी क्योंकि एग्जामिनेशन में लगभग आपको 10 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए आइडियली देने चाहिए, तो वही मान के हम लोग चल रहे हैं। 10 सेकंड से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन पे वक्त देना नहीं है, 10 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? सी, ए पर्टिकुलर एरिया इनहैबिटेड बाय प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि पौधों और जानवरों द्वारा बसा हुआ एक विशेष क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस आंसर करिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहां मिलेगी? टेलीग्राम के लिंक पर। टेलीग्राम देखा ना, टेलीग्राम के जो चैनल है वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मेक श्योर उसको ज्वाइन कर लेना। चलो आंसर करो। बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ व्हाट? बायोम किसका प्राकृतिक समुदाय है? एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधे का, एक भौगोलिक क्षेत्र में पशु का, एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और जानवर का, या आर्कटिक क्षेत्र में पौधे का? बायोम की बात हो रही है, बायोम की। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों दे दिया भाई, जिनको किसी को समस्या ना हो। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मैम इंग्लिश हिंदी, हालांकि इसके पहले भी हिंदी इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम पर, फटाफट आंसर आ जाए सबका, 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम। लाइव सेशन लिया करो आप लोग, आज लाइव सेशन में काफी लोग जुड़े थे, बहुत सारे क्वेश्चंस के, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। लाइव सेशन आप लोग लिया करिए। लाइव सेशन का लिंक कहां मिलेगा? टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा। एक्टिव रहा करो आप लोग थोड़ा, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता आप लोग एक्टिव रहो, अटेंटिव और एक्टिव दोनों। ठीक है, ठीक है। सो बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि एक भौगोलिक क्षेत्र में पशु, इसको बोलते हैं क्या? बायोम किसका प्राकृतिक समुदाय है? जब जब एक भौगोलिक क्षेत्र में पौधे और जानवर, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, सी वुड बी द राइट आंसर, सी होगा। भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और जानवरों का जो एक समुदाय होता है, नेचुरल कम्युनिटी की बात हो रही है, पशु का नहीं होगा, पौधों और जानवरों का होगा, दोनों का होगा, पौधों और पशुओं दोनों का होगा। यहाँ पे पशु पशु या पौधे दोनों, तो जो पौधों और पशु, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया, सिर्फ एनिमल्स और सिर्फ प्लांट्स नहीं, बोथ। सी वुड बी करेक्ट आंसर। जिनके सी सही है, वेरी गुड, वेल डन सभी को, वेरी गुड। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। फर्स्ट एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन? निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक माना जाता है? खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन, फूड चेन में किसको प्रोड्यूसर कंसिडर किया जाता है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट यानी कि स्वपोषी पौधे, हर्बीवरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवरस यानी मांसाहारी, डिकम्पोजर्स। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट सबके आंसर आ जाए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे इनको जरूरत नहीं पड़ती है, ये फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं। कई 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 पौधे तो ऐसे होते हैं जो हम मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पज से। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के उत्पादक माने जाते हैं, यानी कि फूड चेन के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। पौधों को बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो खाते हैं, एंड बहुत सारे पौधे तो ह्यूमंस भी इंटेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ यू कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ देन इट इज कॉल्ड व्हाट? मतलब जब पृथ्वी पर मौजूद सभी पारितंत्रों को अगर मिला दे तो उसे क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे, आवास कहेंगे, या पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, या पारिस्थितिकी बोलेंगे? क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छे उम्दा क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये सारे सेशन कर रहे हो जो लास्ट हम लोग कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब अमृत वाले सेशन आप लोग ले रहे हो। अब मैं सोच रही हूँ नाम ही रख दूं उसका, अमृत सेशन। आज का लाइव सेशन तो वाकई में बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अटेंटिवली पार्टिसिपेट किया सब लोगों ने। फटाफट चौथे क्वेश्चन का आंसर आ जाए सबका, सबका आंसर आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही है, बायोस्फीयर होगा सही। बायोस्फीयर क्या है? अगर हम इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है अर्थ पे, सबको कंबाइन अगर कर दे तो सबके कॉम्बिनेशन को बोलेंगे बायोस्फीयर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने सेशन लिया था, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का ही सेशन था। उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मैप का फुल फॉर्म पूछा था, और
बाय मिस्टेकली वहां पे मैप का फुल फॉर्म जो लिख गया था वो गलत लिख गया था। मैप का जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है, आप बताएं। इसको आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है, मैप वाले को थोड़ा सा, वो बाय मिस्टेकली वहां पे गड़बड़ लिख गया था। मैन एंड बायोस्फेयर होगा, ठीक है, ऑप्शन में मैन एंड बायोम था, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी था, तो वो सब नहीं होगा, मैन एंड बायोस्फेयर होगा। मैप की एक लिस्ट आई थी 2016 में जिसमें बायोस्फेयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, वो इन्होंने बताया था यूनेस्को के द्वारा। सो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, चलो एक एडिशनल क्वेश्चन कर लो, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, फटाफट से सभी का आंसर आ जाए, बता दो कितने हैं। क्वेश्चंस में क्वेश्चंस निकल गए, 18 है टोटल। लेकिन अगर मैप की लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, मैप लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कि यूनेस्को ने दिया था, ठीक है, 2016 में, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एग्जामिनेशन में अगर मैप लिस्ट बोलता है तो आपको 10 लगाना है, लेकिन वहां पे प्रॉपर मेंशन करेगा मैप लिस्ट यूनेस्को 2016, तो 10 है। वैसे टोटल 18 है बायो रिजर्व। ये लास्ट सेशन में हमने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीडीई का। पीडीई से वैसे हर साल कितने 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस, ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पीडीई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फटाफट आंसर करो। द एनिमल्स विच फीड्स ओनली वन अदर, ओनली ऑन अदर एनिमल्स इज नोन एज वॉट, मतलब जो जंतु केवल अन्य जंतुओं को खाता है, फीड की बात बोल रही है, खाता है, उनको क्या बोलते हैं, मतलब एक जानवर दूसरे जानवर को जब खा ले तो। सर्वोहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी, इंग्लिश हिंदी वाले सब दोनों देख लो आप लोग, इंग्लिश हिंदी कोई समस्या नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आंसर करिए, आंसर सही आने चाहिए। अगर मैं आप लोगों के लिए, पता है हिंदी लिखने में वाकई में बहुत वक्त लगता है और मेहनत लगती है। लोग कहते हैं कि हिंदी आसान है, हिंदी आसान है, वास्तव में देखा जाए तो हिंदी बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, और है तो सरल लेकिन लिखने में वक्त लगता है, और इसलिए हिंदी भाषा की महत्व भी बहुत ज्यादा है। और हिंदी भाषा में अगर आप लोग पढ़ के आंसर करते हैं तो आपके आंसर के सही होने की जो गारंटी है ना, वो 101% हो जाती है, 101%। इंग्लिश में पढ़ के आंसर भले ही गलत दे सकते हो, हिंदी में पढ़ के आंसर कभी गलत दे ही नहीं पाओगे। अच्छा, एग्जामिनेशन में जब वहां पे आप जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन चूज करोगे, ठीक है, इंग्लिश चूज कर लिया मान लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश चूज कर लिया तो सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। अंदर जाकर के आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को नीचे लिखा रहेगा, या नीचे रहेगा या ऊपर, ऐसे ही डायग्राम बना रहता है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, वहां पे लैंग्वेज लिखा रहेगा ऊपर ऐसे, लैंग्वेज, ठीक है, फिर ऐसे एक कर्सर बना रहेगा, इस पे क्लिक करोगे, इस वाले कर्सर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन देगा, ठीक है, तो इंग्लिश चूज कर लोगे तो यहाँ पे इंग्लिश लिख के आ जाएगा, अगर हिंदी को चूज करना है तो यहाँ पे हिंदी लिख के आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो। सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं 5 क्वेश्चंस आरसी वाले, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को आपको चेंज करके वो करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब जिनका सेकंड पेपर इंग्लिश है उनकी बात कर रही हूँ। चलो फटाफट आंसर करो, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल का आंसर गलत होना चाहिए, बी मांसाहारी। चलो आगे, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक बताएं कौन से हैं, पौधे और जानवर, जैविक और अजैविक, पृथ्वी और उसके आसपास, मैक्रो और सूक्ष्म जीव। फटाफट से सभी के आंसर आ जाए। ग्यारडा के चैम्प्स, लायंस ऑफ ग्यारडा, फटाफट आंसर करो आप लोग, ठीक है। जैविक और अजैविक, इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक पूछा है तो जैविक और अजैविक होंगे, पौधे और जानवर नहीं होगा। इकोसिस्टम पूछा है, जैविक और अजैविक, इसमें इसके अंदर में बहुत सारे आ जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एन नंबर्स ऑफ चीजें। चलो अगला सवाल 7वें नंबर का, पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल के विभिन्न परतों की क्रम क्या है, आंसर करें 7वें नंबर का प्रश्न। बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करना है, इसको खींचना नहीं है, ठीक है, चलिए आंसर करिए। पेपर 2 की कुछ बुक्स अच्छी हैं, सॉरी पेपर 1 की कुछ बुक्स अच्छी हैं,
जैसे कि पियर्सन की बुक अच्छी है, और अरिहंत की अच्छी है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कौन सी बुक अच्छी है, उनको बता रही हूँ। ट्रू मैन की भी अच्छी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अमेजोन से चाहो तो बाय कर सकते हो, अमेजोन से खरीद सकते हो। और खरीदना है तो लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट बाय कर लो। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया करो, काफी सारे लिंक्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। काफी प्लेलिस्ट के भी लिंक्स वहां पे मैंने डाल रखे हैं, खरीद सकते हो। चाहो तो लोकल स्टोर से भी खरीद सकते हो, लेकिन अमेजोन पे भी डिस्काउंट चल रहा है। आई थिंक 20% चल रहा है डिस्काउंट। क्या स्टोर से खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो देख लो आप लोग। अच्छा, एक चीज और, अपडेटेड सिलेबस से पढ़ना है। 2018 के बाद सिलेबस क्या हो चुके हैं? सिलेबस क्या हो चुके हैं? अपडेट हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। सिलेबस आपके 2018 के बाद से सिलेबस अपडेट हो गया है। 2018 लेटेस्ट सिलेबस से पढ़ना। जो बच्चे फर्स्ट टाइम नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड सिलेबस से पढ़ना है 2018 के सिलेबस के बाद से। ठीक है, आंसर आ जाए 7 का। ठीक है, सो ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, फिर सप्ताह मंडल होता है, आयनोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है। बी हो जाएगा सही। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जिनका जिनका बी है सबको मिलते हैं क्या? फुल मार्क्स। वेरी वेल डन, प्राउड। चलो 8वें नंबर का सवाल। सिस्मोग्राफ स्टेशन क्या है? भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने सिस्मोग्राफ स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 1 2 3 4। तुक्का तुड़क्का ना मारो भाई, सब लोग सही सही आंसर दो। चलो ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट आंसर 3। 3 सिस्मोग्राफ स्टेशन की आवश्यकता होती है भूकंप केंद्रों का, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए। भूकंप के केंद्र को क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। एपिक सेंटर मतलब भूकंप आया तो वो कौन सी जगह से निकलना शुरू हुआ। ठीक है, कौन सी जगह से निकलना, इसका पता लगाने के लिए 3 सिस्मोग्राफ स्टेशन की आवश्यकता होती है। अगला सवाल। बॉडी वेव्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? शरीर की तरंगों से मिलकर बनता है क्या? केवल पी तरंगे, केवल एस तरंगे, पी और एस तरंगे, सतह की तरंगे? बताइए। 10 सेकेंड। टाइम अप। ऑप्शन सी, पी और एस की वेव्स। पी और एस की जो तरंगे हैं वो शरीर की तरंगों से मिलकर बनती हैं। अगला सवाल, 10वें नंबर का। सुनामी आने के मुख्य कारण क्या है? समुद्री तल की गति के कारण, भूकंप से प्रेरित और विशाल लहरें पैदा करना, तूफान के परिणाम स्वरूप, समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मेन कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ सुनामी as a result of hurricane, volcano eruption in sea, none of above, because of ocean floor movement induced by an earthquake and producing gigantic waves, मतलब विशाल लहरें। आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। गिगैंटिक का मतलब विशाल, बड़ा। चलो आंसर करो। ठीक है, ए वुड बी करेक्ट आंसर। समुद्र तल की गति के कारण, ठीक है, और भूकंप से प्रेरित और विशाल लहरें पैदा करना, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ओशियन फ्लोर मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक एंड प्रोड्यूसिंग गिगैंटिक वेव्स। चलो अगला सवाल। मिलान करना है आपको, अंग्रेजी हिंदी सभी के लिए एक समान। और क्योंकि इंडिया को हिंदी में इंडिया भारत ही बोलेंगे, यूएस को अमेरिका बोलेंगे, चाइना को चीन, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही बोलेंगे, तो इसका हिंदी में रूपांतरण क्या करे, ये आपको बताना है। कि ये वाला जो फेनामिना है, फेनामिना का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? नेचुरल हैपनिंग। ठीक है, नेचुरल हैपनिंग में प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाएं।
इंग्लिश में देखें तो नेचुरल हैपनिंग। चलो अब बताओ, ये सारी प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाएं हैं, कहां सबसे ज्यादा होती हैं? साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली, बताओ चलो। चलो ठीक है, सबके आंसर आ जाए। साइक्लोन भारत में होता है, चक्रवात भारत में होता है, हरिकेन यूएसए में होता है, टाइफून चाइना में होता है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको इसी क्रम में मिले, ऊपर नीचे भी मिल सकता है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। ए सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। चलो अगला सवाल, बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, जैव विविधता को किस प्रकार वर्णित किया जाता है? कल हमने बायोडाइवर्सिटी की बारे में पढ़ा था, डिटेल वे में पढ़ा था, पीडीएफ भी मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने सिंसियरिटी के साथ में क्लास देखा था उनके आंसर सही होंगे, या जो तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके भी सही होंगे। बुक से पढ़ो, बुक का कोई विकल्प नहीं है, बुक को छोड़ो मत। ये गलती जिंदगी में भूल के मत करना, ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन पढ़ाई बंद मत करना, इस भ्रम में मत रहना कि ऑनलाइन पढ़ लोगे तो काम निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जम के लगाइए, बुक से पढ़िए, बुक से कंसेप्ट्स को पढ़िए और सिलेबस का मिलान करके पढ़िए। सिलेबस नहीं है तो डाउनलोड करिए, प्रिंट निकाल के रखिए सिलेबस का, जब भी पढ़िए सिलेबस हमेशा सामने रखिए, सिलेबस से ही पढ़ाई करिए आप लोग। बुक का कोई विकल्प नहीं है, बुक इज अल्टीमेट। जो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग अभी इस तरीके की सीरीज करा रहे हैं, इन सारे सीरीज में पार्टिसिपेट करिए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो टॉपिक सर्च कर लीजिए ऑनलाइन। पहले प्रथम प्रयास ये रहना चाहिए आपका कि बुक से पढ़िए और नोट्स बनाइए, नोट्स। सो इसका आंसर है, एक पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की सीमा, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एनवायरमेंट। ये क्या है? जैव विविधता को कैसे वर्णित किया जाता है? पर्यावरण में जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैव में विविधता, अलग अलग प्रकार की जीव और उनकी प्रजातियां। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण प्रभाव आंकलन में संभावित परिवर्तनों का एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्या है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। Environmental impact assessment is an objective analysis of possible changes। 2009 में आया हुआ सवाल है, आंसर करें। पर्यावरण प्रभाव आंकलन में संभावित परिवर्तनों की एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्या है? पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण के जैव भौतिकीय विशेषताएं, पर्यावरण के सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, या सबसे ऊपर नहीं होगा, उपरोक्त में ऊपर के सभी होगा, ऊपर के सभी। चलिए बताइए। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, 4 वुड बी करेक्ट आंसर। सब है, सब कुछ है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में यानी कि पर्यावरण नहीं, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन में ये सभी शामिल है। पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं भी शामिल है, जैव भौतिक विशेषताएं भी और सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भी, सब कुछ शामिल है। ठीक, चलो, क्योंकि जब आप असेसमेंट करते हो तो आप कंप्लीट असेसमेंट करते हो, आंकलन आप करने के लिए कंप्लीट कंप्लीट चीज को आप मद्देनजर रखते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की? 2005, 2008, 2012 या 2013? देखो क्वेश्चंस ऐसे रहे जिसमें आप कुछ नया सीखो। जो आपको आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं हमें वही तो सीखना है ना, हमें वही तो जानना है। हमें नहीं पता एग्जामिनेशन में कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। ऐसे इस बार दोनों ही साइकिल्स को मिला के करने वाले एग्जामिनेशन, और कई साइकिल्स में होगा, मतलब कि 9 दिन मतलब 9 दिन आपके एग्जाम चलेगा और हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, मतलब टोटल 18 बार एग्जामिनेशन होगा। 9 दिन एग्जामिनेशन करेंगे तो हर दिन 2 शिफ्ट में होगा ना। तो सोचो 2 शिफ्ट में होगा, इट मींस कि 18 टोटल शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपसे करवाएंगे, 18 अलग अलग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट के हिसाब से अगर 9 दिन कराते हैं तो 9 डेज।
तो 18 शिफ्ट में कराने के लिए इनको 18 अलग अलग पेपर्स कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे, और घुमा फिरा के क्वेश्चंस वो वही पूछेंगे अलग अलग। कितना जाएंगे बाहर भाई, उन्होंने 10 यूनिट दे दी है आपको, 10 यूनिट में कितना फेरबदल करेंगे, क्वेश्चंस 10 यूनिट से बाहर नहीं आने वाले हैं। हाँ ये बात है कि जो आपके करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा आपको पक्का करना होगा, करंट अफेयर्स के। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले फिर बताती हूँ आपको। बी सही है, 2008 सही है, ठीक है 2008 सही है। अब बात समझो कि बी वाला सही है 2008। अब बात समझो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इनके साथ पहले के जो गोल्स थे वो, और इनके जो 13 गोल्स हैं, इनके अलावा क्या टारगेट्स इंपॉर्टेंट है कि 2020 तक हमें कौन सा टारगेट अचीव करना है, 2030 तक कौन सा अचीव करना है, 2040 तक कौन सा करना है ना। तो वो आपको पता होने चाहिए, ये सब मैंने कराया हुआ है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना और वहां पे पहला ही वीडियो होगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल करके वो लिखा होगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी कराया हुआ है, एमसीक्यूज भी कराया हुआ है, मतलब मैंने जम के एमसीक्यूज कराया है एसडीजी पर। ये एमसीक्यू देख लिया ना एसडीजी वाला, तो आपका वो तैयार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, चाहे आपको पीडीई के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाले हैं ना उसमें भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों प्लेलिस्ट में से चेक कर लेना। चलो अगला सवाल। ये काफी बड़ा सवाल था, इस वजह से मैं इसको हिंदी में नहीं टाइप कर पाई हूँ, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ के आंसर करने की कोशिश करिए। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी वालों को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबमिट किया, क्या सबमिट किया, आईएनडीसी सबमिट किया। आईएनडीसी क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, टारगेट टू यूनाइटेड नेशन। किसको सबमिट किया, यूनाइटेड नेशन को। तो इंडिया ने सबमिट किया है किसको, यूनाइटेड नेशन को। क्या सबमिट किया है, आईएनडीसी, मतलब क्या, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि इनको सबमिट किया है यूएनएफडब्ल्यूसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क इनको किया हुआ है। तो ये जो सबमिट किया हुआ है आईएनडीसी क्या, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट दिया है जो आपको देख करके बताना है कि क्या ये सारे स्टेटमेंट इस आईएनडीसी में है, जो सरकार, भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो यूएनएफसीसीसी को इंडिया ने दिया हुआ है, क्या, आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन होगा राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें से ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बताएं 3 स्टेटमेंट है कि नहीं है आईएनडीसी में, कि आपको तभी पता होगा जब आपने आईएनडीसी पढ़ा होगा। पहला है टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल, मतलब कि हम जो इमिशन की इंटेंसिटी है, उत्सर्जना की तीव्रता जो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग घटाएंगे बाय to reduce the emissions intensity of its GDP by 33 to 35%. बाय 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, जो जीडीपी का इमिशंस इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। 2005 में जो लेवल था उस लेवल से 33% से 35% तक घटाने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य 2030 है हमारा। पहली बात है, रिड्यूस करने की बात हो रही है, मतलब घटाने की बात हो रही है। एमिशन माने उत्सर्जना, उत्सर्जन। इंटेंसिटी माने तीव्रता, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, बाय 33 to 35% 2030 तक। अब दूसरा क्या है, टू अचीव 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल।
बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। 2030 तक हम सभी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को क्या करेंगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। कितना, 40% कम्युलेटिव इलेक्ट्रिसिटी पावर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। किनसे, नॉन फॉसिल फ्यूल्स से 2030 तक। तीसरा है to create an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030। 2030 तक हम लोग 2.5 बिलियन से लेकर के 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक कार्बन सिंक है जिसमें हम लोग कार्बन को डंप कर सके, उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जंगलों को और पेड़ों को कवर करेंगे उसमें। तो ये तीनों बात आईएनडीसी में है या नहीं है, स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। तीनों बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और तीनों ही इंक्लूड किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थ्री तीनों ही इंक्लूड किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव है। गोवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अगला सवाल, जल चक्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। वाटर साइकिल के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बताइए। सत्रह का राइट आंसर है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। मतलब इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन या प्रेसिपिटेशन। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा, ये हैं 3 मुख्य घटक जल चक्र के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शायद ये हम लोगों ने अभी किया है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दिस इज द रिपीटेड वन क्वेश्चन, दिस इज द रिपीटेड वन क्वेश्चन। इसका क्या आंसर है, अभी आपने किया, बताइए। चलिए बी, ए सही है इसका। अगला सवाल बताइए। नाइनटीन का आंसर क्या होगा। सुनामी का मतलब क्या होता है, तरंगों की श्रृंखला, भूकंप के बाद कोई भी आंदोलन, हार्बर वेव या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की श्रृंखला। सुनामी कब आती है, जब सीरीज ऑफ वेव्स, ढेर सारी जब वेव्स, तरंगे जब निकलती हैं, ढेर सारे तरंगे, उसको बोलते हैं क्या, सुनामी। अगला सवाल, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है तो 20 क्वेश्चन जो था, मैं क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देने वाली हूँ। सोलर सेल कन्वर्ट्स, एक सौर सेल का जो रूपांतरित होता है तो किसमें रूपांतरित होता है। सोलर सेल कन्वर्ट किसमें होती है, विद्युत ऊर्जा में, गर्मी ऊर्जा, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सो सोलर सेल किस में कन्वर्ट होता है, क्या कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब चूंकि हमने एक रिपीट क्वेश्चन हो गया था तो 2 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। एक पेनाल्टी वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग,
और एक तो क्वेश्चन जो हमारा रिपीट हुआ है वो करेंगे। सवाल है, आप बताइए मुझे कि जो समुद्र का लेवल होता है जब वो बढ़ जाता है, मतलब कि जो सी लेवल होता है, सी का जो लेवल होता है जब वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, समुद्र का जो स्तर होता है, पानी का स्तर जब वो बढ़ जाता है, तो वो क्यों बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? ये 2007 में प्रश्न आया भी था। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, मतलब जब हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल की वजह से बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है। सी है सबमरीन वॉल्केनिज्म, ठीक है, मतलब पानी के अंदर में जब ज्वार भाटा ये सब होता है तब। या सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र में क्या है कि जब समुद्र की जो सतह है वो स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है। हमें बताना है कि जो सी लेवल है वो कब होता है, जब ज्यादा बारिश होती है तब सी लेवल बढ़ता है, या जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तब, जब सबमरीन में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं तब, या जब समुद्र में जो पानी है वो फैलने लगता है तब। 2007 का आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जब ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होने लगते हैं। अब एक पेनाल्टी क्वेश्चन आपको करना होगा, पेनाल्टी क्वेश्चन। पेनाल्टी क्यों, किस बात की? देखो यार, 20 नहीं 21 शुभ शुभ लेके चलेंगे हम लोग, हम चाहते हैं क्या, जेआरएफ टारगेट है। चलो इसी बात पे एक सवाल, जो कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, ठीक है, कौन सा असेसमेंट जो अभी हमने पढ़ा, कंपैरेटिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये जो असेसमेंट होता है ये कब होता है? पहला है कि होल ईयर, साल भर होता है। दूसरा है 3 सेशन एक्सक्लूडिंग मानसून, 3 सेशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पेनाल्टी में कर रहे हैं तो कुछ हवा में है। 3 सीजन है, ठीक है, 3 सीजन, 3 सीजन में होता है एक्सक्लूडिंग मानसून, मानसून को छोड़ दे तो 3 सीजन में होता है एक्सक्लूडिंग मानसून, ठीक है। एनी 3 सीजन, किसी 3 सीजन में हम लोग कर लें, एनी 3 सीजन, किसी भी 3 सीजन में कर लें। या डी है द वर्स्ट सीजन, जो सीजन सबसे खराब गया है सिर्फ उसी सीजन में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कंपैरेटिव कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कब होता है, पूरे साल भर होता है, या कोई 3 सीजन में होता है एक्सक्लूडिंग मानसून वाला सीजन, या एनी 3 सीजन, कोई भी 3 सीजन में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी 3 सीजन उठा लो कर लो। या डी है क्या, जो सबसे खराब हमारा साल या सीजन बीता है उसमें करेंगे कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ये होगा ए, होल ईयर, पूरे साल चलता है, जो आपका कंपैरेटिव कंपैरेटिव इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, इसकी जो स्टडी करी जाती है ये होल ईयर होती है, पूरे साल होती है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, चलो। सो आई होप गाइस कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। सो आउट ऑफ 20 आप सभी के कितने क्वेश्चन सही बने ये आप मुझे बताएंगे। 20 क्वेश्चंस कितने सही बने? इसके पहले जो हमने सेशन किया था उसमें काफी लोगों का सही था। शीबा का आंसर सही था, देन पूजा के आंसर सही थे, फिरदौस का आंसर काफी सही था, फिरदौस एक लड़की है, सॉरी एक सर है। फिर सैम बनर्जी का भी आंसर सही था, मुझे भी अपने स्टूडेंट्स के देखो नाम कितने अच्छे से याद हो गए। सैम बनर्जी का भी सही था, एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं बहुत ज्यादा। आकृति का भी आंसर काफी सही था, आकृति का। तो ये सारे हैं कुछ कुछ अनाउंसमेंट लास्ट ईयर के जो हमने क्वेश्चंस किए थे। और परी के भी आंसर काफी सही रहते हैं, परी हलदार,
ठीक है, तो ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अपने पैशनेट खुद बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन, डू नॉट सीक फॉर योर मोटिवेशन, योर ओन मोटिवेशन फ्रॉम एनी अदर एक्सटर्नल सोर्सेज या रिसोर्सेज। जो भी है आपके पास में मटेरियल्स, पेपर 1 पेपर 2 अवेलेबल रिसोर्सेज, ट्राई टू मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइज दोस रिसोर्सेज। एंड देखो, हार्ड वर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। ट्राई टू बी योर ओन कॉम्पिटिटर, डिस्पाइट बाकी के लोगों को देख करके मत सोचो, अपने कॉम्पिटिटर खुद बनो। अगर आज आपके क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आपके 15 सही हुए हैं, सो दिस इज योर बेंचमार्क, कॉम्पिटिटर हो आप। नेक्स्ट टाइम यू हैव टू इंप्रूव दिस स्कोर, नेक्स्ट टाइम 17 18 आपको लाना है। सो दिस इज योर, यू आर द ओनली वन हु इज कंपीटिंग। आपको खुद से कंपटीशन करना है, आपको किसी और से नहीं करना है, आपको आपका बेटर वर्जन बनना है। ट्राई टू बी योर बेटर वर्जन। So this is all about today's session. Tomorrow will be doing the next remaining 20 questions, and also I'll try कि कुछ एक लाइव सेशन भी कर लेंगे हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास या 5 बजे, मैं बता दूंगी आपको। टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मैं वहां से दे दूं। एंड अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब तुरंत दे दे। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, तभी मिलेगा नोटिफिकेशन। अपने फ्रेंड्स से भी आप लोग शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि आप भी आओ पार्टिसिपेट करो। लेट्स सी कि क्या है तैयारी का लेवल, आप एक दूसरे को भी एनालिसिस करिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब होते रहना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।